ऑपोजिशन है तो ऑफिशियली वो ऑपोजिशन है नहीं, क्योंकि अभी की लोकसभा में 543 सीट्स हैं और उसमें से अगर किसी को ऑफिशियली ऑपोजिशन बनना है, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना जाना है तो पार्टी के पास कम से कम 55 सीट्स होनी चाहिए। लेकिन अभी जो कांग्रेस के पास है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब ऑपोजिशन बनने के लिए 52 सीट्स हैं, तो उसको मतलब है तो ऑफिशियली जो स्पीकर है उनने, ओम बिरला जी ने, वो दर्जा दिया नहीं है। तो अगर अपन ऑपोजिशन की बात करें तो ऑफिशियली तो वो है नहीं, क्योंकि पिछली लोकसभा में भी उनके पास 44 सीट्स थी, तो उनने मांगा था दर्जा की। 1977 में एक बिल आया है जिसने 10% मिनिमम रिक्वायरमेंट खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनको वो दर्जा नहीं दिया, तो इस बार उन्होंने मांगा ही नहीं। तो देखो, ऑपोजिशन का ऐसा है कि विपक्ष के 3 पार्ट होते हैं: विपक्ष, राजनीतिक विपक्ष, पत्रकारिता और जनता। तो जब तक इन तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, विपक्ष अकेला कुछ नहीं कर सकता। और जो कि अभी के मौजूदा हालात हैं कि उनको लोकसभा में भी बहुमत है और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा बहुमत है, और राज्यसभा में भी जब से आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार बनी उनको बहुमत मिल गया, उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। मतलब कोई भी बिल वो पास करवा सकते हैं, राष्ट्रपति भी उन्हीं की पार्टी के हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो ये नतीजे ये बताते हैं कि जनता का ध्रुवीकरण तो हुआ है। मतलब जनता ने पूरी तरह से ही विपक्ष को सत्ताधारी के रूप में नकार दिया है। तो अब विपक्ष कोई अगर ढंग की बात भी बोलता है तो मानने के लिए तैयार नहीं होती जनता कि हाँ ये इसकी बात में कुछ हो सकता है। जैसे अगर मैं ये इंस्टेंस दूं कि जो वो खरीदेगा राफाल, तो राफाल की खरीद में फ्रांस की तरफ से भी कुछ लोगों ने बोला कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अपने यहाँ से भी बोला राहुल गांधी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने कि चौकीदार चोर है, लेकिन इसको उतनी हवा नहीं मिल पाई और उनका कुछ बना नहीं काम चुनाव में। क्यों? जबकि जब वीपी सिंह ने कहा था कि बोफोर्स में घोटाला हुआ है राजीव गांधी सरकार में, तो कांग्रेस सरकार मुतमईन थी कि ये कुछ होगा नहीं, इसकी बस हवा बनेगी और कुछ होगा नहीं। लेकिन वो चुनाव कांग्रेस हार गई सिर्फ वीपी सिंह के बोफोर्स घोटाले के दम पर, ये कहने के दम पर कि बोफोर्स घोटाला हुआ है। बताओ यार, हाँ तो शाश्वत तुम मुझे ये बात बताओ कि क्या इस समय अपन लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं, एक डेमोक्रेटिक ग्लिच को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के बड़े डिफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते, निहत्थे खड़े हैं? नहीं, ऐसा नहीं, अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब विपक्ष नहीं था, जब इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कोई विपक्ष नहीं था, तब एक छात्रों के आंदोलन ने जो फीस बढ़ने से शुरू हुआ था गुजरात यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन, उसने इतना बड़ा रूप ले लिया था कि उस आंदोलन को रोकने के लिए इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी। तो ये बात तो है कि अगर विपक्ष अपना काम नहीं करेगा तो छात्रों में इतनी ताकत है कि वो एक 70-80 साल के बुजुर्ग जेपी नारायण के नेतृत्व में भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में बन के खड़े हो सकते हैं। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं या अगर हम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम वर्चुअली किसी से मिल रहे हैं उस चीज की अब मैं बात करूं, तो अभी जो भी हमारी सरकार है या जो भी रूलिंग पार्टी है वो इस चीज का काफी अच्छा फायदा उठा रही है। वो आपको इस तरीके से हमारी जो मीडिया है या हमारी जिस भी तरीके की मीडिया है वो बहुत ज्यादा हमारी सरकार से इन्फ्लुएंस्ड है, तो जो हमारे तक जो चीज पहुंचती है वो उतनी ज्यादा, आप ये कह सकते हो कि एक तरफ का हमको पीछे का पहलू शायद दिखाई नहीं देता। क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें या सिर्फ मीडिया की बात करें तो वो जब तक न्यूट्रलाइज नहीं है, जब तक आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी है, तो क्योंकि हमको और सरकार को जोड़ने वाला जो भी है, हमारे बीच का जो ब्रिज है वो सिर्फ मीडिया है या जिस भी तरीके की मीडिया है। क्योंकि हम खुद से तो जाके हम किसी से पर्सनली वो कैसा है या हमारी सरकार का वो कैसा है, उसने कितना काम किया कितना काम नहीं किया, या तो हम फिजिकली देखते हैं कि यार सड़कों पे गड्ढे हैं, तो वो एक दूसरा क्रिटिसिज्म है। लेकिन हम जैसे कि उन्होंने राफेल के बारे में बताया, तो हमें तो नहीं पता, हमें ये नहीं मालूम कि कितना बजट था, कितने पैसे लगे, कितने पैसे नहीं लगे, कितने पैसे घोटाले में गए, तो वो हमें तो पता कैसे चलेगा? मीडिया के थ्रू पता चलेगा। तो अनटिल एंड अनलेस ये जो ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी मीडिया और मीडिया मतलब पहले मीडिया और फिर सरकार और फिर जनता, इनके बीच में एक बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, या आप ये कहो कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी हम एक विपक्ष या सरकार को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं।
विपक्ष होना तो चलो एक ऐसी चीज है कि विपक्ष होने के लिए आपको एक पॉलिटिकली स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी हमारा जो विपक्ष है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में अभी फिलहाल स्ट्रांग नहीं है। तो आप क्रिटिसाइज करोगे, अगर आप सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी, आपका विरोध पहुंचेगा, उतना ही काफी हो जाता है किसी भी चेंज को ब्रिंग करने के लिए। मेरा सोशल मीडिया के बारे में ये मानना है कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप न्यूज़ शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करी जा सकती है। पर जो सोशल मीडिया पे आजकल हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स रहते हैं, उन लोगों को पैसा दिया जाता है बाय पॉलिटिकल पार्टीज कि आप हमारी पार्टी के बारे में कहिए, और वो लोग पैसे के लिए सब चीज़ें करते भी है। तो क्या ये सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज हो जाता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जिसके फॉलोअर्स है, वो पैसे के लिए सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहा है जो कि सही नहीं है, और लोग उसके ऐसे फॉलोअर्स होते हैं, अंधाधुंध फॉलोअर्स होते हैं जो उसकी बातों पे आंख बंद करके बिलीव कर लेते हैं। जैसे अब अपन को तो नहीं पता रफाल के बारे में, पर उसी ने बोल दिया कि इतने पैसे गए, किसी ने बोल दिया कि दीपिका पादुकोण ने 5 करोड़ रुपए लिए तो उधर जाने के लिए, ये सोशल मीडिया पे न्यूज छपी, इसका प्रूफ क्या है किसी को नहीं पता। पर उनके फॉलोअर्स जिन्हें ये बात सुनी, वो दीपिका पादुकोण ने 5 करोड़ रुपए लिए ये मान के सोशल मीडिया पे इस बारे में बातें चालू हो गई। तो क्या सोशल मीडिया जिस पे आज भी फेक अकाउंट्स बनते हैं, एंजल प्रिया और आजकल विनोद के नाम पे फेक अकाउंट बनना चालू हो गए, तो मीडिया फेक अकाउंट्स नहीं रोक पा रहा, तो क्या वो एक सही जगह है जहाँ पे आप न्यूज स्प्रेड कर सकें? सोशल मीडिया जहाँ पे है फॉलोअर्स के पीछे भागती है, जैसे आजकल की मीडिया टीआरपी के पीछे भागती है। मोहित काफ़ी सही बातें बोल रहा है। जैसे कि फेक न्यूज़ का जो प्रचलन है वो पहले इतना आसान नहीं था, मतलब इतने सारे माध्यम नहीं थे कहीं से कि भी फेक न्यूज़ पहुंचा सकें। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया का डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन हुआ है सोसाइटी में, उससे फेक न्यूज़ पहुंचाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो 4 साल का बच्चा भी आपकी बात सुन सकता है, आप उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो भी मोदी के वीडियो देखेगा तो वो भी मोदी चिल्लाएगा। तो काफ़ी मुश्किल हो गया है एकदम सही न्यूज़ पहुंचाना। और मेरे को तो लगता है, मतलब ऐसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पहले लोग थोड़े न्यूज़ को लेकर और फैक्ट्स को लेकर कंसर्न रहते थे। अब शेयर करने का ऑप्शन इतना ज़्यादा जल्दी हो गया है कि जस्ट अ मिली सेकेंड अवे आप बस एक क्लिक करोगे और आपका न्यूज़ आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो द स्प्रेड ऑफ न्यूज़ हैज़ बिकम क्वाइट फास्ट। और ट्विटर पे तो आजकल ट्रेंड्स भी चलते हैं। मतलब पहले बीजेपी अपना कोई न्यूज़ चालू करने के लिए एक ट्रेंड क्रिएट कर देगा जिसपे सारे बीजेपी आईटी सेल करेंगे, फिर उसका कटाक्ष करने के लिए कांग्रेस वाले अपना आईटी सेल एक्टिव करके 1 घंटे के लिए दूसरा टॉपिक ट्रेंड कराएंगे। तो ये क्या मजाक चल रहा है? मतलब मेरे को तो समझ नहीं आता कि क्या, मतलब कोई सेंस ही नहीं है। और हो सकता है दोनों बार फेक न्यूज़ चल रही हो। न्यूज़ तो स्प्रेड होती है, पर असली न्यूज़ हो ये किसी को नहीं पता, बस न्यूज़ स्प्रेड हो रही है और लोग उसको मान के आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब न्यूज़ चैनल भी न्यूज़ तो कौन सी क्रेडिबल स्प्रेड हो सोर्सेस। रही है, न्यूज़ कौन सी बोलो स्प्रेड हो रही है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मोटिव क्या शेयर हो रहा है। क्योंकि मीडिया का मेन पर्पस ये होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट को और ऑपोजिशन को, दोनों को आप सिटीजन के साथ कनेक्ट कर पाओ और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम बन पाओ। जबकि मीडिया का आजकल ये हो गया है कि वो या तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के मोटिव को सपोर्ट करती है या फिर कंप्लीटली उसको क्रिटिसिज्म देती, पर कहीं पर भी एक मीडिएटर की तरह से वो काम नहीं करती जो कि उसका एक्चुअल पर्पस है। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आजकल, तो उस पर काम करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का तो सेम मानता हूँ। तो अब अपन लोग जब सोशल मीडिया और ये सब बाकी मीडिया चैनल्स भी इतने करप्ट हैं एथिकली, तो ऐसे टाइम में हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्या आगे होना है और कहाँ सरकार सही है और कहाँ सरकार गलत है। क्योंकि आज की तारीख में तो हम ये मान ही सकते हैं कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जितने भी सोशल मीडिया और मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल्स हैं, गवर्नमेंट आज की तारीख में उन सबको इन्फ्लुएंस कर रही है और बहुत जबरदस्त तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। तो एक ऐसे टाइम में हम लोगों को एक अच्छे ऑपोजिशन जरूरत है। तो ये यहाँ पर क्या मीडिया का ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है? क्या सोशल मीडिया का ऑप्शन पूरी तरीके से एलिमिनेट ही हो जाता है कि ये तो नहीं होगा, या कुछ बेटरमेंट्स पॉसिबल है मीडिया के फील्ड में? मीडिया को लेके तो क्योंकि अब मुझे तो भी ऐसा लगता है कि मेरा तो ये मानना है कि जब से मीडिया का कमर्शियलाइजेशन हुआ है
जब से वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज की तरह शिफ्ट हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ चैनल्स के ओनर प्राइवेट बिजनेस ओन करते हैं अलग से, और देन दे फंड द न्यूज़ चैनल। तो जब से कमर्शियलाइजेशन ढंग से होना चालू हुआ है, तब से सारे न्यूज़ चैनल बायस्ड हो गए हैं। पहले न्यूज़ रिपोर्टर्स हुआ करते थे, अब सिर्फ एंकर्स होते हैं, जो कि वहाँ पे बैठ के अपना भूखू चला के सिर्फ और सिर्फ अपने ओपिनियन दिए जाते हैं विदाउट एनी फैक्ट्स। ज़रूरी नहीं है फैक्ट्स उनके पास, उन्हें बस अपना ओपिनियन देना है। और कभी कभी तो प्रोपेगेंडा और कोई मोटिव फैलाने के लिए दिन भर सिर्फ एक ही न्यूज़ डिस्कस होती है, दिन भर, विदाउट एनी ओपिनियन, विदाउट एनी फैक्ट्स। तो बड़ा ही बायस्ड है न्यू मीडिया। तो चेंज करने में काफ़ी टाइम लगेगा शायद, मतलब फास्ट चेंज इज नॉट पॉसिबल, मतलब आई डोंट सी इन अ वायबल फ्यूचर, बट तो सर आप एक बात बताइए कि मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ बस रे सही है। हाँ हाँ ठीक है। तो सर आप ये मुझे बात बताइए, मेरा एक मानना है कि अब वो दौर जा चुका है कि अब हमें सरकार को घेरना चाहिए, या अब हमें सरकार पे घेराव करना चाहिए, या सरकार को अलग अलग मुद्दों पे उनके खिलाफ आंदोलन करने चाहिए और मोर्चे निकालने चाहिए। क्या अब ये वो टाइम आ चुका है कि अब हमें मीडिया पे दो दबाव बनाना शुरू करना चाहिए? क्या अब हमें मीडिया के खिलाफ मोर्चे निकालने चाहिए सिर्फ इस हक के लिए कि हमें भी मतलब अपने जानने के हक के लिए? क्या इससे कुछ हो सकता है? क्या इस तरीके से मीडिया को एक अपोजिशन का टेम्पररी ऑल्टरनेटिव के तौर पे डेवलप किया जा सकता है? जिस घेराव की तुम बात कर रहे हो, जैसे मीडिया के ऊपर कटाक्ष डालना है, मीडिया से सवाल पूछना, तो ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी कोई मीडिया आउटलेट या जब भी कोई न्यूज़ चैनल कोई ख़राब फैक्ट बता देता है, गलत फैक्ट बता देता है, तो उसके ऊपर ट्विटर पे मुहिम चल जाती है कि जी न्यूज़ बंद करो, आज तक बंद करो, ये फलाना ढिमका बंद करो। लेकिन होता कुछ नहीं है, ना वो अपॉलॉजी मांगेंगे ना कुछ करेंगे, आगे वैसे ही चलता रहेगा। तो मेरे को तो लगता नहीं कि छोटी मोटी जैसे कुछ किसी से कंप्लेंट करने से या फिर उनके खिलाफ आवाज़ उठाने से कुछ मेजर चेंज होता है फिलहाल। तो सर फिर अब अपन को बाकी अपोजिशन के कुछ और अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मीडिया तो नहीं हो पा रहा है, अपन ने अभी देखा। और अल्टरनेटिव का टॉपिक काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन ऑप्शंस क्या है मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे शाश्वत ने स्टूडेंट सर रेवोल्यूशन ऑप्शन के है बारे ना में, सर ऑप्शन है ना सर, अपने जो सिटीजन्स हैं अगर वही इस चीज में अच्छे से पार्टिसिपेट करें, अपनी जो पॉलिसीज आती हैं उन्हें समझें, क्योंकि सर जब तक समझेंगे नहीं तब तक उनके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? और ये समझाने का काम किसका है? ये काम मीडिया का है। एक बार उन्होंने पॉलिसी समझाई कि हाँ भाई ये इन्होंने प्रपोज किया है, एक बार सिटीजन्स भी समझे, सिटीजन्स ने समझा, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन रेज किए। सर वो क्वेश्चन जब गवर्नमेंट के पास पहुंचेंगे तो सर आप खुद सोचो कि कहाँ 40-50 बंदे बैठे हैं वहाँ पे ऑपोजिशन में, और कहाँ सर इतने सारे करोड़ों लोग बैठे, तो सर किसके पास ज्यादा क्वेश्चंस होंगे? और जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उतने ज्यादा आंसर्स आएंगे, और जितने आंसर्स आएंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। तो सर एक आइडियल ऑपोजिशन बनाना इम्पॉसिबल है, बट सर बेटर किया जा सकता है सिटीजन्स को इन्वॉल्व करके, क्योंकि सिटीजन्स के पास अपनी वॉइस है, और अगर वो अपनी वॉइस को यूटिलाइज करें तो सर काफी बेनिफिशियल भी रहेगा। मेन बात ये आती है मानव कि जैसे मेरे घर का ही सीन बताता हूँ मैं, कि मेरे घर में पेरेंट्स मेरे न्यूज़ चैनल से ओपिनियन जनरेट करते हैं, मतलब वो जो न्यूज़ चैनल पे देखेंगे वही मानेंगे। अब जब भी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर बजट आता है तो निर्मला सीतारमन को लक्ष्मी के रूप में दिखाया जाता है, न्यूज़ चैनल पे दिखा रहा है। और यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो तुम्हें वीडियो भी मिल जाएगा बढ़िया, सीतारमन के पीछे लक्ष्मी जी के फोटो लगा दिया और फिर दोनों को कंपेयर करके बता रहे हैं कि वगैरह वगैरह वगैरह। तो ओपिनियन जनरेशन का काम तो मेजरली न्यूज़ चैनल करते हैं, और न्यूज़ चैनल वाले ऑलरेडी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है, अब जिसको जो मानना है माने, मतलब वो अलग ही बायस्ड ओपिनियन बता रहे हैं विदाउट एनी फैक्ट्स। और फिर उनके जो पैनल में आ रहे हैं वो एक ही बंदा 6 जगह अलग जा रहा है, वही फेमिनिस्ट है, वही एजुकेशनलिस्ट है, वही सब कर रहा है, वही पॉलिटिशियन है, वही सोशल वर्कर है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मेरे को तो समझ नहीं आता है। और न्यूज़ चैनल का या मीडिया आउटलेट्स का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओपिनियन फॉर्मेशन के लिए। अब उसी को किसी ने इंसेंटिवाइज कर दिया तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा सर इम्पोर्टेंट हो गई है हमारे लिए। हम चीज़ों को सिर्फ सुपरफिशियली देखते हैं, या हम सिर्फ और सिर्फ उसका बहुत जल्दी, आप जैसे बताई गई थी कि फेक न्यूज़ को
स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगता। लेकिन ये है कि अगर न्यूज़ असली है तो भी उसको टाइम स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगता, अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पास उतनी समझ है कि हम डिफरेंशिएट कर सकें। तो उसके लिए हमें ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम चाहे कोई भी न्यूज़ हो, वो सही हो या गलत, पहले हमें उसको क्वेश्चन करना जरूरी है, उसको गो थ्रू होना जरूरी है। उतना ज्यादा हम सुपरफिशियली सिर्फ हेडलाइन पढ़ने की कोशिश की जाती है हमेशा। हेडलाइंस तो अगर आप देखो कि कोई प्रोपेगेंडा भी फैला रहा है या कुछ भी, कोई न्यूज चैनल भी फेक बता रहा है या हमारे पास कोई ट्वीट आया, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसकी चीजों को सिर्फ ऊपर से देखते हैं, हम पूरा नीचे तक कभी नहीं जाते, हम पूरा उसको सर्च नहीं करते। तो लोग हेडलाइंस का गलत फायदा उठाते हैं। लोग जैसे कि हेडलाइन ये रहती है कि देखिए धोनी का पहला प्यार, और नीचे रहता है कि आम का अचार। तो अनटिल एंड अनलेस हमें उस चीज को डिफरेंशिएट करना नहीं आएगा कि हमें क्या फैलाना है और क्या नहीं फैलाना है, तो हमें उसकी एक कॉमन सेंस की जरूरत है। तो वो फैलाने के लिए हमको क्वेश्चन करना जरूरी है। क्वालिटी इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं ना सर आप, मीडिया की क्वालिटी हमें क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी चीज को क्वेश्चन नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं और उसे शेयर कर देते हैं, हम रीपोस्ट कर देते हैं या हम व्हाट्सएप के फॉरवर्ड पर भेज देते हैं। तो हमें उसको पढ़ना तो ये भी है ना ऋषिन की, अपना अटेंशन स्पैन भी तो बहुत कम है। मतलब जैसे अगर मैंने कोई हेडलाइन देखी 3 सेकंड में पढ़ लिया, उसके बाद अगर मेरे को लगा कि कुछ ऐसे शेयरेबल कंटेंट है तो मैं शेयर कर दूंगा तुरंत, विदाउट एनी फर्दर रीडिंग। मतलब 90% लोग तो यही करते होंगे। लोगों का टेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि अगर आपने कैची न्यूज़ हेडलाइन बना दी या कुछ ऐसा चमकीला धमकीला सा, तो लोग पकड़ के शेयर कर देते हैं, और होता भी वही है। सर देखा जाए तो जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन लोगों को राइट तो नहीं मिल रहा लोकसभा में या राज्यसभा में जाके बिल पास करने का। वो राइट आज भी पॉलिटिकल लीडर्स के पास ही है। तो क्यों ना हम ऐसा एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म करें, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो कि फॉर्म किया जाए बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नॉट बाय द रूलिंग पार्टी, जिसमें इंक्लूड हो एजुकेटेड लोग, जो आज हमारे देश में आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स रहते हैं, जिनको वो रेपुटेशन नहीं मिल पाती है। बस वो लोग एक ऑफिस में बैठ के सिग्नेचर करने में लगे हुए हैं और पॉलिटिकल लीडर के अंडर में काम कर रहे हैं, जो उनसे बहुत कम एजुकेटेड है, पर उनको उनकी सुननी पड़ती है। तो क्यों ना हम इन लोगों के साथ मिलकर एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म करें, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, जिसको लोकसभा और राज्यसभा में इक्वल राइट्स मिले। जो पॉलिटिकल पार्टी जो अभी रूल कर रही है और नॉन पॉलिटिकल पार्टी जो भी रूल नहीं कर रही है, उन दोनों के बारे में सुने कि क्या प्रॉफिट ला सकता है ये देश में या क्या प्रॉफिट नहीं लाए, और वो लोग एक डिसीजन ले। जैसे बहुत सारे, जैसे पहले में कोर्ट केसेस जब होते थे तो एक असेंबली बैठती थी और लॉयर जो जज रहता था वो डिसीजन ना लेके एक असेंबली डिसीजन लेती थी उस चीज के बारे में। तो क्यों ना वैसे ही डिसीजन लिया जाए जो बिल पास करने का, तो उसमें दोनों पक्षों की बातें सुननी भी जाएगी और लोगों की बातें भी सुननी जा सकती है इस तरीके से। और एक एजुकेटेड लोग अगर डिसीजन लेंगे तो जरूर कोई अच्छी डिसीजन सामने लेके आया जाएगा उस पॉइंट के बारे में, जो ज्यादा बेनिफिशियल हो। फिर सवाल मोहित ये आएगा कि एजुकेटेड की डेफिनेशन क्या है तुम्हारी। जैसे 2000 मतलब ये 17वीं लोकसभा में 39% जो अपने एमएलएज हैं, एमपीज हैं सॉरी, वो मतलब उनका प्रोफेशन पॉलिटिक्स और सोशल वर्क ही है, और 24% जो उसके हैं वो अपने आप को प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस मानते हैं, मतलब एज अ प्रोफेशन। तो अब तुम एजुकेशन की क्या डेफिनेशन बनाते हो वो बताओ मुझे। सर मेरे लिए, मैं एजुकेशन, बस मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग जिन्होंने जो सिविल सर्विसेज में है, आईएएस ऑफिसर, हम सब जानते हैं कि उसके लिए बहुत एक लेवल की एजुकेशन इंपॉर्टेंट रहती है। अगर बनना चाहते हैं आप, तो एक सिविल सर्विसेज मतलब उसके लिए स्टडी करी जा सकती है, पॉलिटिकल स्टडी करते हैं वो लोग, और वो लोग ही उनके अंडर काम करते हैं। उन लोगों ने देखा रहता है, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रहते हैं वो अभी कुछ नहीं वो फ्री है अभी, उनका जो नॉलेज है वो अपन यूज कर सकते हैं। देखा, जो उनका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा पहले जरूर कि उन लोगों ने अपने सर्विस में कैसा काम किया, क्या काम किया, कैसे डिसीजन लिए गए। और जो रिटायर हो चुके हैं अभी और उनका बैकग्राउंड अगर अच्छा है तो जरूर उन लोग से अप्रोच करा जा सकता है इस बारे में। और सर एजुकेशन की बात बताओ, इसको बहुत ज्यादा हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स की बात की जाए या सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात की जाए। दूसरे प्रोफेशन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, वो भले किसी भी प्रोफेशन के हों। तो अगर हम इसको सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सिविल सर्विसेज वाले लोग या सिर्फ, हाँ तुम्हारा एक आइडिया बहुत अच्छा है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो या इंडिपेंडेंट कोई ऐसी बॉडी हो जो क्वेश्चन कर सके कि कोई एक बिल पास हो रही है, क्योंकि हमारे पास ऑपोजिशन नहीं कि जो उस बिल पे क्वेश्चन कर सके।
तो हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो उस बिल पे क्वेश्चन कर सके। हाँ, वो वो कोई already भी हो exist सकता है, नहीं वो तुम करती और क्या? मैं भी हो सकते हैं, और वही। वो कोई आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है, या कोई इंजीनियर भी हो सकता है, कोई रिसर्च वाला इंसान भी हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस कि आपको उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज है कि नहीं, या मतलब नॉलेज तुम है, लोग को या ये नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन करने की। तुम लोग को ये नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू बाकी लोग किसी भी बिल पे क्वेश्चन कर सकते हैं? एग्जैक्टली, मैं भी वही पूछने वाला था कि मतलब कहीं ना कहीं क्या एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी नहीं कर रहे हैं अपन ऐसा करके? हाँ एग्जैक्टली, वही मैं सोच रहा था कि सुप्रीम एक कोर्ट का पैरेलल तो गवर्नमेंट मतलब ही नहीं वही खड़ी है। हो जाएगी? नहीं, मेरा ये Already- मानना है कि चलते पॉइंट एजुकेशन का नहीं, पॉइंट आइडियोलॉजी का है। बहुत सारे ऐसे Exactly. एजुकेटेड लोग भी हैं जो आज गवर्नमेंट के ऐसे डिसीजन जिनका मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हाँ, एजुकेटेड लोग ऐसे हैं। बहुत जरूरी बात बोली है तुमने। और अपन जो बोल रहे हैं कि मतलब ऑपोजिशन का ऑल्टरनेटिव, तो ऑपोजिशन का ऑल्टरनेटिव न लाके ऑपोजिशन के पार्टनर के रूप में अपन अगर खड़े हों, क्योंकि अगर अभी का भी ऑपोजिशन देखें तो वो क्वेश्चन कैसे रेज करेगा? एक हाउस में जहां की स्ट्रेंथ 543 है, 350 लोग हैं जो उस बिल के सपोर्ट में है, और 52 लोग अगर उसके ऑपोजिशन में है, तो अगर उन सब मिलकर टेबल भी ठोकेंगे तो कोई मतलब वो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह ने जैसे जीएसटी के टाइम खड़े होके बोला कि इट इज अ लूट प्लंडर, तो ये बातें जनता तक नहीं पहुंची, लेकिन उनने उठाए सवाल। सीए के खिलाफ भी उनने सवाल उठाए कांग्रेस ने। मतलब कांग्रेस की जो आज इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं कि जो 90 के दशक में राजीव गांधी की मृत्यु हुई, सचिन पायलट के पिता, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता, तो अब चलते कांग्रेस के पास कोई अच्छा नेतृत्व नहीं बचा, कोई एक्सपीरियंस नेता नहीं बचा। फिर भी ऐसी कंडीशंस में भी वो एज अ विपक्ष जितना काम कर रही है उसकी सराहना होनी चाहिए। और जो अपन बोल रहे हैं कि विपक्ष मतलब सरकार की खूबियां क्यों नहीं गिनाता, खामियां क्यों गिनाता है, तो विपक्ष की जो भूमिका है वो चलते सरकार के अभिभावक की तरह है। तो अगर आज हमारे पेरेंट्स, अगर मान लीजिए हम 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है हमने, और 2 में हमारे आ गए हाईएस्ट मार्क्स और 3 में हम हो गए फेल, तो हमारे पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे कि 2 में तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स आए, चलो पार्टी करते हैं। वो बोलेंगे 3 में फेल क्यों हुए। उन 2 की कोई बात ही नहीं उठाई जाएगी। तो वही कांग्रेस कर रही है, तो वही आज का विपक्ष कर रहा है। पेरेंट्स और अपोजिशन बहुत अलग चीज हो जाती है। एक अपोजिशन वो अच्छा अपोजिशन होता है जो अच्छी चीजों को बारे में बोले, अच्छी चीज को अच्छी चीज बोले, गलत चीज को गलत चीज बोले। अगर आप अच्छी चीज को भी गलत बोलोगे तो एक तरीके से आप अपनी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो। बस अच्छी आप चीज बोल को रहे हो गलत, कि ये पार्टी गलत ही है। अच्छी चीज को गलत नहीं बोलना है, लेकिन मतलब ये नहीं अपन उनको बोल सकते कि अच्छी चीज को अच्छा क्यों नहीं बोला आपने। अगर वो अच्छी चीज होने पे ऐसा तो चुप है। नहीं होता ना कि हर चीज या तो पूरी अच्छी हो या हर चीज या तो पूरी बुरी हो। हर चीज के पास में दोनों पहलू होते हैं। तो अगर आप ये कहोगे कि उन्होंने अच्छे को अच्छा क्यों नहीं बोला, उन्होंने वो जो अच्छा हुआ उसके अंदर क्या बुराई थी वो उन्होंने काउंट की। क्योंकि हम अगर सिर्फ अच्छा देखने चले गए तो हर चीज बहुत आइडियल हो जाएगी। तो हर चीज पूरी तरह अच्छी तो नहीं होती, हर चीज की कुछ ना कुछ खामी होती है, हर चीज की कुछ ना कुछ खामी होती है, तो वो खामी गिनाना भी जरूरी है। तो आज अपन लोग ये मतलब कहीं ना कहीं ये अपन लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं कि एक पॉलिटिकल अपोजिशन की जगह कोई नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले सकता यार। कैसे बोल सकते हैं ऐसा कुछ भी? मतलब अभी तो बोला जा कोई नई सकता है ना। पार्टी उभर करके आए क्या माना? तो अपन को क्या वेट करना चाहिए कि सर, कोई नई पार्टी ऐसा भी तो उभर बोला जा करके सकता है आए कि और उसकी जगह ले पॉलिटिकल अपोजिशन में? मानव कुछ नहीं, बोल रहा था खैर एक second। कोई नई पार्टी का तो आने का सवाल नहीं। जैसे अभी भाजपा का ही अभी कुछ साल पहले तक चुनाव में 2 सीटें आई थी, तब राजीव गांधी 1984 के चुनाव में भाजपा ने 2 सीटें जीती थी। तो राजीव गांधी ने संसद में बोला था हम 2 हमारे 2। तो यही है कि अभी के अपन देखें कि अपने पास ऑपोजिशन इतना छोटा सा बचा हुआ है। अगर अभी का देखें कि अपने पास ऑपोजिशन न के बराबर, तो और उनकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, चूंकि उनके पास पावर नहीं है तो उनकी कोई वैल्यू दिखती भी नहीं है और वो अपना पॉइंट रख भी नहीं पाते। तो ये बोला जा सकता है कि ऑपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता इस पॉइंट पर, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो सिर्फ वो चिल्ला रहे हैं। उनके पास कोई क्रिटिसिज्म, एक्चुअल क्रिटिसिज्म है नहीं कि हाँ ये आप गलत कर रहे हो। वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, बस इतनी बात करी जाती है।
तो ऐसा बोला जा सकता है कि बस एक गुस्से में बैठा बच्चा जो चिल्ला रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक समझदार व्यक्ति जो बोल रहा है कि आप गलत जा रहे हो, ऐसा आपके पास नहीं है, ऐसा बोला जा सकता है। अगर जरूरी प्रैक्टिकली नहीं है देखा जाए क्योंकि तो हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ शाश्वत, अरे मतलब मेरे कहने का मतलब ये था सिर्फ कि इतने सालों से जब कांग्रेस मेजोरिटी में थी, स्टार्टिंग में बीजेपी की ढंग की ऑपोजिशन तो काफ़ी लेट बनना चालू हुई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पार्टी सिर्फ सारे अपने डिसीजंस निकालती जाएगी और सबको मानना पड़ेगा। आक्रोश तो कर ही सकते हैं सिटीजन्स और मतलब कर सकते हो रिवोल्ट, लेकिन वही है कि जितना सपोर्ट आपको फिर ऑपोजिशन करती है आपके मतलब जब भी कोई सिटीजन रिवोल्ट करता है उस किस्म का सपोर्ट आपको जरूर नहीं मिलेगा। आपको फिर आपके आसपास के सिटीजन से ही हेल्प मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ऑपोजिशन जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट उतना ज्यादा ऊपर नहीं पहुंच सकता, प्रभाव कम हो जाएगा एक तरीके से बोला जा सकता है। तो अपन लोग जब तक एक अच्छा ऑपोजिशन नहीं बन रहा, एक अच्छा कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बन रहा, तो अपन लोग तब तक क्या करें? अपन लोग तब तक वेट करें और कॉन्फ्लिक्टिंग रोज पॉइंट ऑफ व्यू पेपर, होना जरूरी नहीं एक है। हाथ में पेपर पकड़ के दूसरे में चाय पकड़ तो एक सरकार को गाली दे। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑपोजिशन तभी स्ट्रांग होगा जब सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा दोनों सदनों में। सही बात है। और उस स्थिति में देखा जाए तो सरकार कमजोर हो जाएगी। तो अगर अपन आज तब की तक स्थिति सिर्फ में इंतजार विपक्ष करें। कमजोर है तब सरकार कमजोर हो जाएगी। आइडियल सिचुएशन तो आ ही नहीं सकती ना ऐसे अपने पास कभी। आप उनसे कुछ भी बोलोगे तो अब हम ऐसी सिचुएशन में नहीं रहे, या वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं वो लोग। अब ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट तक थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो गया उनसे, थोड़ा बहुत क्या काफी कुछ। तो अब और जो पैरेलल नैरेटिव चलाने की कोशिश है, एक कि पैरेलल नैरेटिव चलाते हैं। अगर कोई विपक्ष का नेता, मैं अभी एक दिन डिबेट देख रहा था तो उसने सवाल उठाया कि चीन अपने यहाँ घुसा है कि नहीं, उसको बोल दिया तुम एंटी नेशनल हो। अब इस बात का वो किस लॉजिक से जवाब देगा? अगर किसी को एंटी नेशनल बोल दिया, अब उस पर तो कोई लॉजिक की बात ही नहीं बची, उसको पूरे देश ने एंटी नेशनल बोल दिया। अब कोई सरकार पे सवाल उठाता है तो वो एंटी नेशनल है। ये बहुत बड़ी चीज हो गई कि अगर आप कभी सरकार पे सवाल उठाते हो या कोई भी सरकार पे सवाल उठाता है तो आपको बहुत ही आसानी से एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्योंकि भाजपा राष्ट्रवाद के एजेंडे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है कि हम ये गरीबी हटाएंगे, ये करेंगे। राष्ट्रवाद पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है कि हम देश जैसा कि अर्चित सर बोल रहे थे कि अपने पास विपक्ष बहुत छोटा है, तो यही तो वजह है ना कि उनकी वॉइस को कोई सुनता ही नहीं है। और अगर आप एक बंदा कुछ बोलता है तो उसको एंटी नेशनल इसीलिए बोल दिया जाता है क्योंकि फिर वापस चुप हो जाएगा वो, उसके पास लॉजिकल रीजन है ही नहीं ना। और इसके आगे क्या बोलेगा, मतलब तुम खुद सोचो यार, उसको बैकअप करने के लिए कोई है ही नहीं। ऑपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ऑपोजिशन कमजोर होने का एक रीजन और है नहीं, जो अच्छे स्पीकर हुआ करते थे धीरे धीरे पार्टी चेंज करते चले गए वक्त के साथ। तो अगर आप सामने वाले का हथियार ही छीन लोगे तो लड़ेगा कैसे? तो उन्होंने सीधे सीधे वॉइस उठा ली, तो अब क्या कर सकते? कुछ तो बनेगा ही सर, पर क्या अच्छा होगा? क्या कौन सी सिचुएशन क्वेश्चन करना आना जरूरी है, पॉलिटिकली बेनिफिशियल होगी? मैं अपने आप को इतना पढ़ा लिखा नहीं समझता कि मैं इस सवाल का उत्तर दे सकूं। ये तो गलत बात है सर। हमने बोल दिया तो हम कौन स्टूडेंट को लेके इसीलिए आए ताकि हमारा जो मेन पूरा मोटिव था सब स्टूडेंट को लेके आने का वो यही था कि हम ग्रास रूट रियलिटी लेके आए लोगों के सामने। और ग्रास रूट रियलिटी से ज्यादा जो नॉर्मल रियलिटी है, जो आम लोगों के बीच की रियलिटी, हम में से कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट या किसी पॉलिटिकल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ नहीं है। लाने का उद्देश्य यही था कि आम जनता के लिए जो सच्चाई है वो सच्चाई को सामने लेकर आए। तो सर सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। नहीं, अगर हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जब हमारे पास या तो सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जो अभी है, या एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब यहाँ पे कोई भी बहुमत नहीं बना पा रहा है तो लोग जो है वो गठबंधन करके बहुमत बना रहे हैं, तो वो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे सरकार जो है वो जो भी डिसीजन लेगी वो ऐसी सिचुएशन में फिर डिसीजन नहीं आ पाते हैं अच्छे से, या तो बहुत ज्यादा उसका विरोध होता है, या ऐसा होता है कि निर्विरोध कोई भी डिसीजन कुछ भी बोलोगे तो वो पास हो जाएगा। तो एक ऐसी सिचुएशन आए कि हाँ भाई बहुमत वाली सरकार बन रही है,
लेकिन अगर आप पार्टीज एक दूसरे को इस तरीके से डिफेम करना बंद कर देगी या आपको वो इस तरीके से बताना बोल देगी कि दूसरी पार्टी के जो भी लीडर है वो सब तो उनको समझ नहीं है, तो फिर हम किसी एक व्यक्ति के पीछे पीछे भागना शुरू हो जाएंगे। तो हम अगर एक कंक्लूजन पे नहीं आ सकते तो हम ये कह सकते हैं कि हमें खुद अपने आप में डिसीजन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। हम समझ दोनों पहलुओं को देख के समझना चाहिए कि अगर कोई किसी के बारे में बुरा बोल रहा है तो हमें समझना चाहिए कि वो सच में बुरा है कि हम सिर्फ मान के बैठे हैं, या हम किसी से आंख बंद करके उस कोई बोल रहा है तो हम उसे सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। तो हमें खुद क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें जज करना इंपॉर्टेंट है कि हम किसको सही मान रहे हैं और किसको गलत मान रहे हैं, दोनों पॉइंट्स के साथ। और सर आपने जो पॉइंट बोला अपन को जज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये जज करने के माध्यम क्या होंगे? मीडिया, सोशल मीडिया? जज करने के माध्यम तो मीडिया और सोशल मीडिया है, बिल्कुल है, पर वो तो हम करप्ट, इथिकली करप्ट है। अपन ने अभी शुरुआती में वही बात कही थी। सोशल मीडिया पे जो बोल रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे आजकल पॉलिटिकल लीडर्स भी है, अपोजिशन पार्टी के भी है और रूलिंग पार्टी के भी है। तो अपोजिशन पार्टी को ही पॉइंट उठाना है, तो अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है अगर वो सामने आके अपना एक पॉइंट डाल सकता है सोशल मीडिया पे, तो जरूर उसको सोशल मीडिया पे देखा जाएगा, सुना जाएगा। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जो वेरीफाइड आदमी है, जो उस समय जिसका हक बनता है ये पॉइंट्स आपके सामने लाना, अगर वो सोशल बोलेगा मीडिया तो की लोग क्वालिटी सुनेंगे। इंप्रूव करना जरूरी है। दोनों पार्टीज के प्रोपेगेंडा मेजर फैलाने के तरीके हैं न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया। अब अगर तुम उनका इकलौता जरिया जो मेजर प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने का तरीका है वही बंद कर दोगे और उसी पे बैनर लगा दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? और फिर अभी पर कुछ हमें देर उनका पहले तुम प्रोपेगेंडा लोग, थोड़ी चाहिए सर, हमें तो सच चाहिए ना। वही बात है ना कि जैसे जुडिशरी का भी आइडियल प्लेस यही है कि वो बिल्कुल भी बायस्ड ना हो, लेकिन कुछ देर पहले अभी कोई बोल रहा था कि वो भी थोड़ा बायस्ड हो जाता है जैसी कोई अच्छी सरकार मेजॉरिटी में बनती है। तो क्या ही मतलब, फिर आइडिया तुम कितने भी अच्छे बना लो हर चीज चेंज तो हो ही जाएगी, नथिंग। तो सर मतलब मेन मुद्दा यही निकल करके आ रहा है कि हम एक कुछ ऐसी चीज की इस समय जरूरत है जो कि न्यूज को वेरीफाई कर सके और एक न्यूज पे कहीं ना कहीं एक ब्लू टिक लगा सके। पर वो कभी होगा नहीं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट उनको अपने प्रोपोगेंडा का एक हिस्सा मानते हैं। वो जब लिखने की कोशिश करोगे तब समझ में आएगा कि हर एक बात सही रखना बहुत मुश्किल काम है। आपने अभी जैसे कि कहा जो 100% ट्रूथ है, मैं उसका एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन करता हूँ। जो 100% ट्रूथ है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो उसके सबसे नजदीक है, जो उसके सबसे नजदीक, जैसे सर एक बड़ी उसमें थ्योरी चलती है कि एक सच होता है और हर किसी का उस सच को लेकर अलग अलग वर्जन होते हैं। लोग सच अर्ध के अपने सत्य, अपने वर्जन डेवलप करते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो जो वर्जन सच के सबसे नजदीक हो वो वही बात है ना कि तुम पैरामीटर या वही लाइन कहाँ ड्रॉ करोगे। 99.9%। सर लाइन अब ड्रॉ करना बड़ा 0.1% का एरर मुश्किल, तो हमेशा ही आता है। लाइन ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल काम है। 99.1% जो सबसे नजदीक इसको हो। डिसाइड करना बहुत मुश्किल है ना। मतलब कैसे ही जज करोगे तुम कि क्या कितना सही है क्या कितना गलत है? वो हमारी समझ पे डिपेंड करता है, वो बहुत ज्यादा, या हमारी आइडियोलॉजी पे। समझ भी सबकी अलग अलग होती है ना सर, वो तो है, सब उसको अलग अलग तरीके से समझेंगे। अलग अलग वे तो से वो आप ले सकते हो। एक बैलेंस बनाना तो इम्पॉसिबल वाला काम हो जाता है। और परफेक्ट चीज़ों की डिमांड करना अच्छी बात है, लेकिन परफेक्ट चीज़ें कभी मिलती नहीं है दुनिया में। वो तो तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सबको पता ही है। हाँ वही। आइडियल ऑब्जेक्ट डज नॉट सभी बात गलत है, है पर सही वो है जो कम गलत है। एरर की काम नहीं होता। अब फिलहाल तो यही है और हमेशा यही रहेगा कि सही वही है जो कम गलत है, लेकिन कम गलत सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। वही बोलते हैं ना कि हर चीज़ अर्ध सत्य है। मतलब तुम कुछ भी बोलोगे तो वो तुम्हारे लिए तुम्हें सही लग रहा है तो वो सही है, और नहीं लग रहा तो वो गलत है। तो उससे ज़्यादा फिर क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा ही अनाप शनाप बकना भी गलत चीज़ होती है। एकदम ही अनपढ़ या फिर एकदम बिना ही दिमाग वाले लोगों को बिठा के बकबक करवाओगे न्यूज़ चैनल पे तो बकवास ही होगी। न्यूज़ चैनल वाले प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते तो शायद इतना कभी नौबत ही नहीं आती, लेकिन क्या कर सकते हैं।
न्यूज चैनल्स में प्रोफेशनलिज्म, ये एक जरूर एक आइडियल न्यूज चैनल की हो सकती है, शायद कभी आए। हाँ, दूरदर्शन मुझे देखो ना, लगता है कि आज के लिए काफी दूरदर्शन देखो कभी, दूरदर्शन की डीडी की न्यूज देखो आप, दूरदर्शन पे सर वो सरकार लोग का कभी भी दबाव आप देखने को मिलता है। अभी कोई जगह नहीं जहाँ नहीं है। तुमने थोड़ी देर पहले खुद ही बोला था कि जो कम गलत वो ज्यादा सही। हाँ नहीं मतलब वही बात है कि अभी दूरदर्शन बाकी सबसे बहुत बेटर है। कम से कम बाकी वो ऐसे सबसे तो बेटर है क्योंकि वो चाइना में ऑफिशियल है। त्रिशूल पढ़ते हुए नहीं दिखा रहा या फिर कुछ अनाप शनाप चीजें नहीं दिखा रहा, उससे तो बहुत बेटर है। बहुत बेटर है, बिल्कुल। दूरदर्शन इसलिए सही बता रहे हैं क्योंकि उसमें मसाला कम है अपने पास। मसाला वैसे भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, हद तक, पर सेहत के लिए तो हानिकारक ही है। और जो वो मसाला है वो हमारे कम्युनिटी की सेहत के लिए हानिकारक है, जो बिल्कुल मसाला सही न्यूज बात है, चैनल के बिल्कुल। पास है। सबसे अच्छा तो न्यूज अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, भले ही कोई सा भी पढ़ो, न्यूज़पेपर इज मच बेटर देन एनी न्यूज़ चैनल। कम से कम न्यूज़पेपर इज स्टिल बेटर देन न्यूज़ चैनल। काफी लोगों ने न्यूज़पेपर बंद करा के रखे हैं, तो चलो करा दें, और नहीं अगर चाहते तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। लोग डिस्कस करते हैं तो वो कहीं से भी गलत नहीं है। पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करी जाती, पॉलिटिक्स होती है आपके सामने। तो डिस्कस करके कुछ वो नहीं निकलेगा सार, जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो वेदांत। सार तो कभी पॉलिटिक्स का निकलता ही नहीं है, क्योंकि तुम सोचोगे कुछ और होगा कुछ और दिखेगा कुछ और। पर प्रेडिक्ट तो कर सब सकते हैं, सट्टा लगा सकते हैं। तिगड़म पे हाँ, तिगड़म तिगड़म पे स्पेकुलेट कर तिगड़म वाला सकते हैं, है। हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। जहाँ गैम्बल कर लॉजिक और सकते हैं। फैक्ट्स हो, बस वही कुछ डिस्कशन हो सकता है, लॉजिक और फैक्ट्स। इसमें तो कोई लॉजिक और फैक्ट्स ही नहीं है पॉलिटिक्स में।